आज का जो टॉपिक कंसीडर किया गया है वो है फंगस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक किंगडम का नाम मोनेरा है, एक का नाम प्रोटिस्टा है, सुना होगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद आपका नाम जाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। यानी बहुत सारे क्लासिफिकेशन में फंगस को एक किंगडम के तौर पे पढ़ा जाता है, जैसे प्लांट किंगडम होता है वैसे। ठीक है। फंगस के कुछ अपने गुण हैं जो और किसी में नहीं है, और ये बात बहुत अच्छे से आपको हर समय याद रखना पड़ेगा कि वो कौन से गुण हैं जो सिर्फ फंगस में हैं और कहीं नहीं। हेडिंग में देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज फंगस या फंजाई। फंजाई फंगस का प्लूरल है, बहुवचन है। अकेले को हम फंगस बोलते हैं और ढेर सारे हो जाए तो उनको हम फंजाई बोलते हैं। कुछ लोग फंगी भी बोलते हैं, बोलने में मना नहीं है। आप जिस भी माहौल से आए हैं, जो भी समझते हो, आप उसको बोल सकते हैं क्योंकि ये नाम है। फंजाई है क्या, लिखा है फंजाई इज प्लूरल ऑफ वर्ड फंगस। वही बात जो हम आपको भी समझाए, फंगस का प्लूरल फंजाई है, फंजाई का सिंगुलर फंगस है। और यह एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, और जिस लैटिन वर्ड से बना है उसका नाम है फंग आवर, FUNGOUR। फंजाई का अगला कैरेक्टर बताया जा रहा है कि ये कैसे होते हैं बेटा, ए क्लोरोफिलस। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी फंगस में किसी भी प्रकार का क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं परपोसी, और अंग्रेजी में साइंस में बोलेंगे इसको हेट्रोट्रोफिक। क्या बोलेंगे बेटा, हेट्रोट्रोफिक। यानी फंगस बिना क्लोरोफिल वाले होते हैं और हेट्रोट्रोपिक होते हैं। ए क्लोरोफिलस की अंग्रेजी में मीनिंग हम बताते हैं नॉन ग्रीन। क्लोरोफिल होता तो ग्रीन होता, ये क्लोरोफिल नहीं है तो नॉन ग्रीन होंगे, परपोसी होंगे। और क्या होंगे, यूकैरियोटिक, यानी सेल के लेवल पे मोनेरा प्रोकैरियोट थे, जिसमें हमने बैक्टीरिया को पढ़ा। फंगस मोनेरा का पार्ट नहीं है, यानी यह प्रोकैरियोट नहीं है, तो फिर क्या है बेटा, यूकैरियोट है। और किस ग्रुप को बिलोंग करेगा, थैलोफाइटा। किस ग्रुप को बिलोंग करता है बेटा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब है जहां शरीर लीफ, रूट और स्टेम में न बटे, उस सिचुएशन को थैलोफाइटा कहा जाता है। जिस पौधे की शरीर का बंटवारा जड़ तना पत्ती में न हो पाए, सिर्फ उनके समूह का नाम थैलोफाइटा है। और फंगस में भी आप जड़ तना पत्ती का विभेदन नहीं कर सकते, इसलिए यह थैलोफाइटा को बिलोंग करता है। यह न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस वाला होता है, इसलिए यह यूकैरियोटिक है। यह दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए यह हेट्रोट्रोपिक है। और इसमें कोई क्लोरोफिल के पिगमेंट नहीं होते, और यह न ही फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए यह ए क्लोरोफिलस है। इसके अलावा जो बात है, आगे बढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फंगस के बारे में शुरुआती दौर में अध्ययन किया। यहाँ लिखा है उनका नाम एलेक्सोपोलस। एलेक्सोपोलस ने फंजाई को न्यूक्लिएटेड स्पोर बियरिंग ए क्लोरोफिलस organism generally reproduce sexually and whose filamentous branch somatic structure are typically surrounded by cell wall containing cellulose or chitin or both। जो ए एलेक्सोपोलस के द्वारा फंगस के गुण बताए गए थे, वो इस लाइन में लिखे हुए। उनका विशेष, एलेक्सोपोलस ने क्या बोला कि फंजाई में न्यूक्लियस है, यानी यूकैरियोटिक हुआ।
स्पोर बनाएगा, स्पोर बियरिंग है। विदाउट क्लोरोफिल होगा, एक क्लोरोफिलस है। और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है और जिसका फिलामेंट ब्रांच्ड होता है, सोमैटिक स्ट्रक्चर टिपिकली सराउंडेड बाय सेल वॉल। जो सोमैटिक स्ट्रक्चर होता है उस पे सेल वॉल की बनावट पाई जाती है, और वह सेल वॉल सेलुलोज की या काइटिन की या फिर दोनों में से दोनों की मिलाकर बनी हो सकती है। एक और साइंटिस्ट जिनका नाम बेसे है, उन्होंने फंगस को डिफाइन किया है कैसे? क्लोरोफिल लेस नॉन वेस्कुलर प्लांट जिसका रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर डू नॉट परमिट देम टू असाइन टू पोजीशन अमंग रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप ऑफ हायर प्लांट्स। इनका जो सेक्सुअल पार्ट है या वेजिटेटिव पार्ट है, वह इनको अलाउ नहीं करता कि इनको हम हायर प्लांट में रख सकें। अगला, बॉटनी की वह ब्रांच जिसमें फंगस की पढ़ाई की जाती है, उसको हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। यानी कोई पूछे स्टडी ऑफ फंजाई को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर है माइकोलॉजी। और वह वैज्ञानिक जो फंगस की पढ़ाई करता है, उसको हम उस वैज्ञानिक को हम लोग माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? माइकोलॉजिस्ट। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम पी ए माइकेली है। इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है, याद रखना है। जबकि ई जे बटलर को हम लोग फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहते हैं। ई जे बटलर को फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, और इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं हम लोग? बताइए। पी ए माइकेली। एक और टर्म है फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, वो यहाँ दिया हुआ नहीं है, मैं उसको यहाँ लिख दे रहा हूं। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंटोन एंटोन डी बैरी को कहते हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा। ये फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी है। एक फादर ऑफ माइकोलॉजी है, एक फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी है। फंजाई आर नॉन ग्रीन इन कलर एंड कैपेसिटी टू लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट। हर प्रकार के इन्वायरमेंट में रहने की इनमें क्षमता होती है। ठीक, यही इनके मुख्य गुण थे, आगे भी बताएंगे। यहाँ पर एल्गी और फंजाई में कॉलम बना के डिफरेंस बताया गया है। यहाँ एक बात बता दूं, फंजाई का स्टोर्ड फूड मोनेरा की तरह ग्लाइकोजन होता है, याद रख रहिएगा। जिन लोगों के पास क्लोरोफिल नहीं है, उन सब का रिजर्व फूड ग्लाइकोजन होता है। अब आपको दो बात बताते हैं। एक, फंगस पोषण के आधार पर परपोषी है, एनिमल पोषण के आधार पर परपोषी है। क्लियर? एनिमल का रिजर्व फूड ग्लाइकोजन है, फंगस का भी रिजर्व फूड ग्लाइकोजन है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वह कौन सा पादप समूह है जो पोषण के आधार पर और संरक्षित खाद्य पदार्थ के आधार पर जंतु जगत की तरह होता है। Which of the plant group is similar to animal kingdom on the basis of mode of nutrition and reserve food material? और आपका आंसर है फंगस या फंजाई। फंजाई दो बातों में ठीक और ठीक जंतु की ही तरह है। फिर से दोहरा रहे हैं, वो दो बातें कौन सी थी? एक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का ढंग। पोषण का ढंग परपोषी, सारे जंतु परपोषी, सारे फंगस परपोषी। और संरक्षित खाद्य पदार्थ,
यानी रिजर्व फूड मटेरियल, सारे जंतुओं का रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन, और सारे फंगस का ग्लाइकोजन। वैसे हमने क्या सिखाया, जिस किसी के पास क्लोरोफिल नहीं होगा उन सब का रिजर्व फूड ग्लाइकोजन होता है। क्लियर ना? ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, जो हम बोल रहे हैं लिखा हुआ भी आएगा, कहीं और होगा। अभी हम आपको एल्गी फंजाई का डिफरेंस, बेसिकली होता क्या है एग्जाम में, कि आपको एल्गी का कैरेक्टर मालूम है, आपको फंगस का कैरेक्टर मालूम है, आपको बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सबके गुण मालूम है। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से एल्गी फंजाई में कन्वर्ट हो गई, फंजाई दूसरे में कन्वर्ट हो गया। और यह तब समझ में आएगा जब आप उनका कंपैरिजन पढ़ेंगे। इसीलिए यह चार्ट कंपैरेटिव है। क्लियर? देखिए, एल्गी वाले कॉलम में ए बीच में लाइन है बेटा, इस लाइन के एक तरफ सब एल्गी के गुण लिखे हैं, जिसको हम ए लिख दे रहे हैं, और इस लाइन के दूसरी तरफ हम बी लिख दे रहे हैं, और बी साइड में जिसका कैरेक्टर है वो फंगस है, ए साइड में जिसका कैरेक्टर है वो एल्गी है। पहला कैरेक्टर, द पोजेस, दे पोजेस होना चाहिए था, दे पोजेस क्लोरोफिल, एल्गी में क्लोरोफिल होती है। ठीक, फंजाई में लैक क्लोरोफिल, कहानी खत्म। एल्गी विथ क्लोरोफिल हो सकते हैं, किसी फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। क्या करेंगे बेटा, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। यहाँ क्लोरोफिल नहीं है तो क्या नहीं हो सकता, नो फोटोसिंथेसिस। सीधा सीधा। फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑटोट्रोपिक, नहीं होगा तो हेट्रोट्रोपिक। बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस, आमने सामने। Algae thallus composed of two parenchyma cells. The unit structure of algae thallus is a cell. इनका जो थैलस है उसमें ट्रू पैरेंकाइमा सेल्स दिखती हैं, और द थैलस, इनका थैलस तभी बोलेंगे जब शरीर का बंटवारा ना हो। यानी एल्गी और फंगस दोनों थैलोफाइटा हैं, लेकिन एल्गी में जो यूनिट है उसको सेल बोलते हैं, और फंगस में जो यूनिट होती है उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, द यूनिट ऑफ बॉडी ऑफ फंजाई इज माइसीलियम। ठीक, बॉडी को बोलते हैं माइसीलियम, यूनिट को बोलेंगे हाइफी। द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ फंगस थाइलस इज नॉट ए सेल बट हाइफी, ये वाली लाइन। अगला कैरेक्टर, सेल वॉल किसका बना है एल्गी में, सेलुलोज का। यहाँ किसका बना है, मुख्य रूप से काइटिन का। फंगस सेलुलोज उसी को बोलते हैं। फूड रिजर्व स्टार्च होता है, क्योंकि क्लोरोफिल है एल्गी में, और इनका फूड रिजर्व क्या है बेटा, ग्लाइकोजन, नॉट स्टार्च। हमने बताया स्टार्च उनके घर होता है जिनके यहाँ क्लोरोफिल बी होगी। जिस प्लांट में क्लोरोफिल बी होगा वो स्टार्च बनाएगा। द एल्गी ग्रो इन हैबिटेट वेयर सनलाइट इज प्रेजेंट। भाई, एल्गी में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल उन्हीं सेल में बनता है जो लाइट के संपर्क में आते हैं। लेकिन फंगस डार्क और डिम लाइट में भी पैदा होते हैं और रहते हैं, कारण इनको क्लोरोफिल की जरूरत ही नहीं है। दे ग्रो इन वाटर और ऑन डैम्प सॉइल, समटाइम्स एज एन एपिफाइट और इंडोफाइट। ये पौधे के ऊपर या पौधे के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, ये पानी में भी या नमी वाले स्थल पे हो सकते हैं। लेकिन फंगस के लिए क्या लिखा है, वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट, बहुत वेराइटी है इनके रहने का। हैबिटेट क्या है, नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग, प्राकृतिक वास स्थान को हम लोग पढ़ाई में हैबिटेट कहते हैं। यह पैरासाइट के तौर पे भी प्लांट और एनिमल में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल में भी पाया जाता है। सेक्सुअल apparatus increases complexity from simple to higher form। जो एल्गी हैं उनमें सिमिलर से सिंपल से एडवांस की तरफ जाएंगे तो उनका सेक्स ऑर्गन में कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी। लेकिन फंगस में इसका उल्टा होता है। फंगस में जब जो फंगस एडवांस है उनके पास सेक्स ऑर्गन होगा ही नहीं। देखिए लिखा है, सेक्सुअल apparatus फ्रॉम लोअर टू हायर, क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, ग्रेजुअल सिंप्लीफिकेशन होता चला जाएगा।
यानी जो लोअर फंगस होते हैं उनका सेक्स ऑर्गन कॉम्प्लेक्स, जो एडवांस फंगस होंगे उनका सिंपल, और इसका उल्टा एल्गी में होगा। अब अंतर तो जान गए आप, अब समानता के ऊपर आइए, जो एग्जाम में आपको यही सब सवाल में आने वाले कि एल्गी में कौन सी चीज फंगस के बराबर चल रही है। अलग वाला तो समझ में आ गया। पहला है बराबर, क्या है? दोनों को मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए। कई बार ये दोनों आपस में जुड़कर एक लाइफ बनाते हैं जिसका नाम है लाइकेन। एल्गी फंगस के साथ मिलकर लाइकेन भी बना लेती है, और दोनों को मॉइस्ट चाहिए, दोनों ही पाए जाएंगे। दोनों थैलोफाइटा की मेंबर है। थैलोफाइटा का मतलब बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। बोथ एल्गी एंड फंजाई आर प्लेस्ड टुगेदर। दोनों किसके मेंबर हो गए? थैलोफाइटा और क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब है बेटा नॉन फ्लावरिंग, जो फ्लावर नहीं बनाते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट के समूह को क्रिप्टोगैम कहते हैं। एक्सेप्शन है एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी। मेजॉरिटी ऑफ एल्गी एंड फंजाई आर यूकैरियोटिक। सिर्फ कौन एक्सेप्शन है बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम मोनेरा में भी पढ़ चुके हैं साइनोबैक्टीरिया के नाम से। फंजाई और एल्गी के केस में हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होती है, यानी एक ही सेट क्रोमोसोम का होता है। ठीक। वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। दोनों एल्गी फंजाई में नो जाइलम, नो फ्लोएम। न जाइलम न फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम न होने का मतलब इनको बनाने वाला कौन था? कैम्बियम, वो भी नहीं होगा। बोथ एंड एल्गी फंजाई दोनों के पास क्या होगा बेटा? सेल वॉल, जो किसकी बनी है? पॉलीसेकेराइड की। हाँ, केमिकल नेचर अलग हो सकता है, एक में सेलुलोज, एक में काइटिन। सिम्बियोटिक मेंबर्स आर प्रेजेंट इन बोथ ग्रुप्स। एल्गी एनिमल के साथ सिम्बियोटिक ग्रुप बनाती है, और फंजाई रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ। और जब रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ यह बनाए तो उसको हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं। माइकोराइजा क्या है? एसोसिएशन ऑफ फंजाई। कैसा एसोसिएशन? सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। और ऐसी एसोसिएशन का नाम माइकोराइजा। और एल्गी फंजाई मिलकर कौन सा एसोसिएशन बनाते हैं? किस नाम का? लाइकेन। बोथ ग्रुप्स कैन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव। किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन, दोनों में होता है। और ये दोनों एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय वेरियस मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। इनके सेक्स ऑर्गन्स कैसे होंगे? दोनों के सेक्स ऑर्गन नेकेड होते हैं। नेकेड होने का मतलब नो प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर सेक्स ऑर्गन इन बोथ ग्रुप। दोनों ग्रुप में प्रोटेक्टिव कवरिंग सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ नहीं होती। आप लोग बात क्लियर हो रहे हैं हमसे? आप लोगों को बात बेटा समझ में आ रही है? यदि आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आके तुरंत लिखिए कितनी बातें आपको समझ में आई। हम आपको फंजाई के जनरल कैरेक्टर, फंजाई का एल्गी से डिफरेंस, और फंजाई का एल्गी से सिमिलरिटी, इतनी चीजें समझाने की कोशिश किए हैं। बताइए बेटा, समझ में आ रहा है? सरिता, सीलम, पूजा, बिमला, मंजुलिका, ज्योति, बताओ बेटा लोग। ठीक। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई दिमाग में क्वेश्चन आ जाए तो संकोच नहीं करना। हम आप लोगों को दिख नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हमसे पूछ नहीं सकते। अब दिख इसलिए नहीं रहे हैं कि स्क्रीन की सेटिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है। अब देखिए, फिर से कुछ बातें आ गई जिसको हमने पहले भी बताया है, थोड़ा यहाँ विस्तार से बताया जाएगा। विस्तार से बताने का और पहले बताने का मतलब क्या था कि एक बात को जब हम दो तीन बार आपको बोल लेते हैं तो
आपके दिमाग में वो चीजें ठीक से बैठ जाएंगी। फिर आप उसके अगेंस्ट जो चीजें होंगी उनको आप पकड़ सकेंगे। इसीलिए हम रिपीट होने पे भी बुरा नहीं मानते। ठीक है। देखिए क्या लिखा है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, सम ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फंजाई आर एज फॉलो। ये 7 कैरेक्टर लिखे गए। 7 कैरेक्टर जो फंजाई से रिलेट होंगे वो एक एक करके अब बताए जाएंगे। 7 पॉइंट में न होके 7 हेडिंग में आ गए। एक क्या है, इनका पाया जाना अक्रेंस। दूसरा है इनका थैलस। तीसरा है इनका डिफरेंट फॉर्म ऑफ माइसिलियम। चौथा सेल स्ट्रक्चर। पांचवा न्यूट्रिशन। छठवां हेट्रोथैलिज्म और होमोथैलिज्म। और सातवां रिप्रोडक्शन। एक एक करके देखते हैं। इनका पाया जाना याद रखना है, कॉस्मोपोलिटन। ये हवा, पानी, मिट्टी सब जगह पाए जाते हैं। इवन ये प्लांट और एनिमल के ऊपर, अपने आपने सुना होगा दाद खाज खुजली, सुना ही होगा, तो हमारी स्किन के ऊपर। और यही नहीं, हमारे लंग में फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। आपने सुना होगा कि कोरोना के दौरान जो लोग एडमिट हुए थे ऑक्सीजन लेने के लिए, तो चूंकि वही ऑक्सीजन सिलेंडर का जो अटैचमेंट होता था, कई पेशेंट को पहना दिया गया गलती से या कमजोरी से या अभाव के चलते, और उससे एक पेशेंट से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को फंगल इन्फेक्शन चेस्ट का हो गया। वो लोग कोरोना से ठीक हो गए, लेकिन फंगल इन्फेक्शन से बहुत सारे लोग मर गए, और उसका नाम था ब्लैक फंगस। आपने सुना होगा, कोरोना के समय न्यूज में ऐसा आता था। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड, जहां गर्म और उमस हो। जो बारिश का सीजन होता है बेटा, फंगल डिजीज के लिए सबसे बढ़िया समय होता है। इसी समय कपड़े ठीक से सूखते नहीं, कपड़ों पे ही कई दिन सूखने में लग जाता है, मॉइस्चर हो जाता है, तो उसमें फंगस ग्रो कर जाता है। और उसमें से यदि हम पहन लें तो धीरे धीरे वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ जाता है, और फिर हम लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो करना क्या चाहिए, मैं आपको सलाह देता हूं। यदि आपका कपड़ा बारिश के दिन में कई सेट नहीं है और ठीक से सूखा हुआ नहीं है, तो आप अपने घर में उसको पहनने से पहले आयरन कर लीजिए। आयरन समझते हैं ना, प्रेस कर लीजिए। प्रेस करके उसको कंप्लीट सुखा लीजिए, फिर पहनिएगा। एटलीस्ट जो अंडरगारमेंट होते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, हेंस वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। ये चूंकि गर्म और उमस वाली जगह पे होते हैं, इसलिए हम लोग भोजन को कहाँ बचाने के लिए रखते हैं, फ्रिज में, जहां पर बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ कम होती है। फिर भी कई बार ये जो एसिडिक फ्रूट्स होते हैं, जिसको संतरा मौसम्मी बोलते हैं आप, ऐसे जो एसिडिक फ्रूट होते हैं यदि बहुत दिनों तक फ्रिज में रख दिए जाएं, तो उनपे फंगस ग्रो कर जाता है, और उनसे अन्य भोजन पे भी चला जाता है। ब्रेड पे भी ग्रो कर सकता है यदि बहुत दिनों तक आपने रख दिया तो। इसीलिए फ्रिज की भी बार बार सफाई की जानी चाहिए। अगला है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ये बेटा यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। नाम है ईस्ट सिंकिट्रियम। और इनकी बॉडी यूकैरियोटिक भी होती है, मल्टीसेलुलर भी होती है, यूकैरियोटिक भी होती है, यूनिसेलुलर। फंगल बॉडी इज थैलस। और क्या कहते हैं उसको, माइसीलियम। थैलस का मतलब क्या था, कि बॉडी में रूट, लीफ, स्टेम की पहचान संभव नहीं होगी। यहाँ एक डायग्राम दिख रहा है। ये यूनिसेलुलर एल फंगस है जिसका नाम इस्ट है, और ये मल्टीसेलुलर है, फिलामेंटस थैलस है जिसका नाम म्यूकर है। ये देखिए प्लांट के ऊपर, पौधे के ऊपर फंगस ऐसे ग्रो किया हुआ है। आप ऐसा बारिश के दिनों में अक्सर देखते होंगे, जो ऊपर डायग्राम में दिख रहा है। थायलस दो प्रकार का हो सकता है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर नहीं होगा तो कई सेल का होगा, जो कई सेल का होगा वो फिलामेंटस होगा। ठीक। आगे देखिए, अब यूनिसेलुलर थैलस के बारे में बताया जा रहा है। जो यूनिसेलुलर थैलस है, ये मुख्यतः लोअर फंजाई में होता है, जो छोटे फंजाई हैं, जो सिंपल हैं। इनका सेल स्फेरिकल, सिंगल सेल्ड, यूनि का मतलब एक ही सेल का होगा। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन आएगा तो वह खुद रिप्रोडक्शन में भाग लेगा। एक ही सेल की शरीर है, तो रिप्रोडक्शन भी करेगा तो उसी सेल में करेगा। तो इस तरह से पूरी शरीर उसकी रिप्रोडक्शन में भाग लेगी। और इस सिचुएशन को बोलते हैं होलोकार्पिक।
यानी जो यूनिसेलुलर फंगस होते हैं वो होलोकार्पिक होते हैं। इन यूनिसेलुलर होलोकार्पिक फॉर्म माइसीलियम इज एब्सेंट, एक सेल में माइसीलियम होता ही नहीं। और एग्जाम्पल है सिंकिट्रियम। सिंकिट्रियम बेटा एक पैरासिटिक फंगस है, यूनिसेलुलर है, और इससे वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो होती है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम का ही सवाल है। वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो इज काज बाई सिंकिट्रियम इंडोबायोटिकम। फिर से दोहरा रहे हैं, सिंकिट्रियम इंडोबायोटिकम। ये वो फंगस है जो आलू में वॉट डिजीज के लिए जिम्मेदार है। एक ईस्ट भी नाम सुना है। ईस्ट भी होलोकार्पिक नेचर का है, जिसमें बड सेल्स होती हैं। दे रिमेन अटैच, ये अटैच होगा, और आगे अटैचमेंट के कारण उसको हम क्या बोलने लगते हैं, सूडो माइसिलियम। माइसिलियम नहीं बोलेंगे, ट्रू नहीं होता, सूडो होता है। जो दूसरा फॉर्म है, ये पहला फॉर्म था, ये दूसरा फॉर्म है, उसको बोलते हैं फिलामेंटस थैलस। यानी कई सेल आपस में जुड़कर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगी, और उससे जो स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है उसको हम फिलामेंटस बोलते हैं। ये मोस्ट ऑफ ट्रू फंजाई, ये लोअर फंजाई में था, ये ट्रू फंजाई में होगा। फिलामेंटस, फिलामेंट किसका कंपोज किया होगा, किससे बनता है, हाइफी से। हाइफी का एक वचन हाइफा है, ठीक है। हाइफी का एक वचन हाइफा है। बॉडी को क्या बोलते हैं, माइसिलियम, उसकी यूनिट को क्या बोलेंगे, हाइफा। ये लूजली अरेंज जो हाइफा होगी, वो कलेक्टिव फॉर्म एक दूसरे से जाल नुमा संरचना बनाती हैं। ऐसा भी हो सकता है। इनमें ब्रांचिंग भी हो सकती है, और यह ब्रांचिंग हर बार दो दो की हो तो डाइकोटोमस बोलेंगे। और इनके सेप्टा होने के आधार पर या न होने के आधार पर इस फंजाई के दो टाइप हैं। सेप्टा है कि सेप्टा नहीं है। पहली सिचुएशन, सेप्टा नहीं है, नॉन सेप्टेट, उसी को बोलेंगे एसेप्टेट। और एसेप्टेट कैटेगरी में सारे ऊमाइसीड्स, सारे जाइगोमाइसीड्स आते हैं। जहां हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इतने को जरूर याद रखे रहिएगा। एसेप्टेट का मतलब है जहां माइसीलियम के हाइफा के बीच सेप्टा यानी पार्टीशन वाल ना हो। उदाहरण कोई पूछे ऊमाइसीड्स और जाइगोमाइसीड्स का, तो आगे हम ढेर सारे उदाहरण लिखाने पढ़ाने वाले हैं, वहीं जोड़ लीजिएगा। अगला है बी सेप्टेट टाइप, यानी यहाँ माइसीलियम में जो हाइफा होगा उसमें पार्टीशन वाल होगी। और ऐसा किसके किस में होगा, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइकोटिना, डिट्रोमाइकोटिना। और ये खुद सेप्टम जो होते हैं दो ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी सेप्टा, एक को बोलते हैं एडवेंटिशियस सेप्टा। प्राइमरी सेप्टा एस्कोमाइकोटिना में और बेसिडियोमाइकोटिना में और उनके एसेक्सुअल स्टेज में पाया जाता है। जबकि एडवेंटिशियस सेप्टा कब पाया जाता है और किसमें, जाइगोमाइसीट्स और मैस्टिगोमाइकोटिना में पाया जाता है। बस इतने ही पढ़िए जिससे कि आपको बहुत कंफ्यूजन ना हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम क्या है, बॉडी, फंगस की बॉडी का नाम माइसीलियम। और यूनिट ऑफ माइसीलियम किसको बोलेंगे, माइसीलियम जिससे बना है उसको इकाई बोलेंगे, और उस इकाई का ही नाम हाइफा। हाइफा ढेर सारे हो तो क्या बोलेंगे, हाइफी। देखिए कई फॉर्म है, उसमें से पहला फॉर्म प्लेक्टोनिमा फंगस। इन फंगल माइसीलियम हाइफी ऑर्गेनाइज लूजली और कॉम्पैक्टली वूवेन टू फॉर्म ए टिश्यू कॉल्ड प्लेक्टोनिमा। और यह प्लेक्टोनिमा भी टू टाइप्स का, एक को बोलेंगे प्रोजेन काइमा। ये वाला डायग्राम बेटा प्रोजेन काइमा का है, ये वाला डायग्राम सूडो पेरेंकाइमा का। जो प्रोजेन पेरेंकाइमा है उसमें क्या होगा, हाइफा आर लूजली इंटरवोवेन लाइंग मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ देखिए हाइफा एक दूसरे के पैरेलल लगे हैं, और इसीलिए इनका नाम प्रोजेन काइमा है।
अब सूडो पेरेन्काइमा या पारा पेरेन्काइमा कब बोलेंगे? जब हाइफा आर कॉम्पैक्टली इंटरवूवेन लुकिंग लाइक ए पेरेन्काइमा इन क्रॉस सेक्शन, जहां पे सेल आपस में इंटरवूवेन हो, पैरेलल ना हो, उनको हम सूडो पेरेन्काइमा बोलते हैं। एक और स्ट्रक्चर है स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया में ये स्ट्रक्चर हार्ड डॉर्मेंट बॉडीज का होता है और ये जर्मिनेट करके न्यू माइसीलियम बनाती हैं। जब कंडीशन कैसी हो? फेवरेबल, यानी ये किस कंडीशन में बनेगी? अनफेवरेबल। और ये किस में बनेगी? पेनिसिलियम के केस में। एक उदाहरण स्क्लेरोसियम किस में पाया जाता है? पेनिसिलियम में। कब पाया जाएगा? अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन के बाद यह नया माइसीलियम जन्म देगा। एक अगला सिचुएशन है राइजोमार्फ। दे आर रूट लाइक कॉम्पैक्टली इंटरवोवन हाइफी विथ डिस्टिंक्ट ग्रोइंग टिप। ध्यान रखिए। और इस तरह का कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन को ही पास करने के लिए होता है। किसमें? अर्मिलेरिया मेलिया। ठीक। अगला राइजोइट्स। राइजोइट भी एक स्ट्रक्चर है बॉडी का फंगस में, और याद रखना है किस में पाया जाएगा? राइजोफीडियम और राइजोपस में। यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो सबस्ट्रेटम के अंदर होंगी। सबस्ट्रेटम का मतलब है आधार। जैसे ब्रेड के ऊपर जो फंगस होता है उसमें कुछ फंगस उसके अंदर चली जाती है, वही राइजोइड है, राइजोपस का। अगला है एप्रेसोरिया। एप्रेसोरिया भी एक फंगल बॉडी का स्ट्रक्चर है जिसमें लोब्ड सोलेन म्यूसिलेजिनेसियस स्ट्रक्चर होता है। और यह किस में पाया जाएगा? पाउडरी मिल्डू में और रस्ट में। आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा, ये बेटा फंगस है और इससे हास्टोरिया इन्फेक्शन का थ्रेड अपने होस्ट में गया हुआ है। ये होस्ट है। हास्टोरिया एक भाग है। हास्टोरिया पैरासिटिक फंगस में पाया जाता है। इसको हिंदी में हम लोग चूसक अंग कहते हैं। ये डिफरेंट साइज का होता है, जैसे नॉब लाइक या बटन शेप्ड या इलोंगेटेड या फिंगर लाइक या ब्रांच्ड। किसमें कैसा होगा ये बात की बात है। आगे जब आपको एस्कोमाइक्रोसीट्स पढ़ाया जाएगा तो ये किस तरह का हास्टोरिया किस तरह के फंगस में है सामने आएगा। अभी आपको याद रखने हैं कि ये हास्टोरिया पैरासिटिक फंगस के भाग हैं। हाइफल ट्रैप, जिसको हम लोग स्नेयर्स भी कहते हैं, और ये स्नेयर्स के द्वारा किसको कैच करेंगे? निमेटोड्स को। ये जूफिलिक फंगस है, समझिए। प्रिडेसियस फंगस कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिडेसियस फंगस। एक उदाहरण मैं यहां लिख देता हूं, जूफेगस। जूफेगस में हाइफल ट्रैप या स्नेयर्स पाए जाते हैं। स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा नहीं है, ध्यान रखना है। स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा कॉम्पैक्ट सोमेटिक स्ट्रक्चर है, जैसे गद्दा होता है, और उसी की तरह फ्रक्टिफिकेशन भी होता है। अब आया दूसरा पॉइंट। एक पढ़े हम लोग स्ट्रक्चर, अकरेंस। अभी सेल स्ट्रक्चर। ऑल फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देखिए, सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इनकी सेल वॉल का मटेरियल क्या है उसको इस चार्ट में दिखाया गया। यहाँ पे ये अलग अलग फंगस के ग्रुप हैं। ऊमाइसीड्स, एस्ट, जाइगोमाइसीड्स, किट्रियोडियोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, डिट्रोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स।
ये भी एस्कोमाइसिट्स है। इधर की तरफ केमिकल के नाम लिखे हुए हैं, सेल वॉल का कौन सा मटेरियल होगा। ठीक। ओमाइसिट्स में सेलुलोज और बीटा ग्लूकेन होते हैं। इनके एग्जाम्पल भी अगले स्टेप में लिखे हुए हैं कि इनके जेनरा का नाम लिखा हुआ है, जेनरा ही इनके एग्जाम्पल है। अब आपको एक एक ग्रुप के फंगस के एग्जाम्पल भी मिल रहे हैं सामने। ये चार्ट बड़ा ही उपयोगी है आपके लिए। आगे हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि यूकैरियोटिक है, इसको भूलना नहीं है। यानी इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा। ट्रू न्यूक्लियस होते ही इनमें डिवीजन होगा। डिवीजन इनमें माइटोसिस भी होगी और मियोसिस भी होगा। माइटोसिस के द्वारा यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और मियोसिस के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। द सेल वॉल डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ सेल। ठीक। द केमिकल कंपोजिशन इज नॉट सेम इन ऑल फंजाई। और ये चार्ट ही क्लियर कर दे रहा है कि सबकी सेल वॉल अलग अलग ढंग से बनी है। मोस्ट कॉमन कैरेक्टर क्या है, काइटिन है। देखिए, काइटिन काइटिन काइटिन, अधिकांश में काइटिन है। और काइटिन का फॉर्मूला है, काइटिन फंगस के अलावा किसी की सेल वॉल में नहीं पाई जाती। यानी सेल वॉल में काइटिन का पाया जाना फंगस का कैरेक्टर। और इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है आपके, और हम लिख रहे हैं यहाँ पे C22H54N4O21। O21 ध्यान रखिए। और यह फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। यह एक पॉलीमर होता है, काइटिन एक पॉलीमर होता है एसिटिल ग्लूकोसामीन का। एंड एसिटिल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर ही काइटिन होता है। ठीक है। इनके हाइफल टिप पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स होती है, सिक्रेटरी सेल ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, समझ रहे हैं, ईआर होगा। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग हैं, झिल्लियों से निर्मित जो कोशिकांग हैं, वो पाए जाएंगे। क्यों? सेल यूकैरियोटिक है। इनका रिजर्व फूड ग्लाइकोजन होता है और ऑयल भी होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? हमने इतनी ढेर सारे पॉइंट बता रखे, आपको समझ में आ रहा है? तो आगे की बात बताऊं? बताओ बच्चा लोग, जल्दी से बताइए। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कोई बोलेगा नहीं। सिर्फ ज्योति और सीलम को ही समझ में आ रहा है, जुड़े तो कई लोग हैं। सरिता, दीपक नहीं बोलेंगे? ठीक। हम अगला स्टेप फंगस का पढ़ाने जा रहे हैं, और वह है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। फंजाई लैक क्लोरोफिल, देयरफॉर कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। यानी अपना भोजन नहीं बना सकता। तो फिर क्या होना है न्यूट्रिशन के आधार पे? फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफ तो होना नहीं। सब के सब क्या होंगे? हेटेरोट्रॉफ। और इस हेटेरोट्रॉफ में सेप्रोट्रॉफ, पैरासिटिक, प्रीडेसियस, यही यही संभावना ही है। सेप्रोफिटिक ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मरे हुए जीव से, जीवित पदार्थ से, मरे हुए से, जीवित से नहीं, मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर से, यानी जो गोबर पे, डेड वुड पे सरवाइव कर जाए, उसको सेप्रोट्रॉप बोलते हैं। उदाहरण है जैसे ब्रेड के ऊपर म्यूकर, एगेरिकस, राइजोपस, ये सेप्रोट्रॉप है। पैरासिटिक, पैरासिटिक वो होते हैं जो फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करें। अब जो फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक को बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक।
ऑब्लिगेट पैरासाइट वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिला तो अपनी जान दे देंगे, लेकिन मृत से अपनी जिंदगी नहीं चलाएंगे। दूसरे को हम लोग बोलते हैं, ये जो ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, इनकी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये शरीर के ऊपर हो तो उसको इक्टोफाइटिक या इक्टोपैरासिटिक, जैसे म्यूकर और इरिसिफे है। और जब ये बॉडी इनसाइड ऑफ होस्ट हो इनकी, तो उसको बोलते हैं इंडोपैरासिटिक या इंडोफिटिक। और इसका उदाहरण है पाइथियम पक्सिनिया। पक्सिनिया ग्रेमिनिस नाम सुना होगा, इसको रस्ट फंजाई भी कहते हैं। पाइथियम से आलू में एक प्रकार का, आलू में नहीं बल्कि एक प्रकार का रोग होता है, कोरिएंडर में होता है, धनिया में, उसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ। प्रीडेशियस प्रीडेशियस फंजाई डेवलप रिंग लाइक नोज और ट्रैप एनेलिड्स और निमेटोड्स। आर्थ्रोपोड्रिस, देखिए एक उदाहरण हमने पहले लिखा था, आ गया। जूफेगस, डैक्टिलेला, एक और उदाहरण मिलता जुलता लिखिए, डैक्टिलेरिया। तो इतने तो न्यूट्रिशन के मोड हैं। सारे मोड को एक साथ बोले तो हेट्रोट्रॉप हैं। और हेट्रोट्रॉप की भी तीन कैटेगरी, सेप्रोट्रॉप, पैरासिटिक और प्रीडेशियस। जो पैरासिटिक हैं उनकी कैटेगरी ऑब्लिगेट पैरासाइट या फिर फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट का उदाहरण है अस्टिलागो। जो ऑब्लिगेट है वो इक्टोपैरासाइट हो सकते हैं या फिर इंडोपैरासाइट। इक्टोपैरासाइट के उदाहरण है म्यूकर और इरिसिफे। और इंडोपैरासाइट के उदाहरण है पाइथियम और पक्सिनिया। प्रीडेशियस फंजाई के चार उदाहरण यहाँ लिखे हैं, आर्थ्रोपोड्रिस, जूफेगस, डैक्टिलेरिया और डैक्टिलेला। तो इस तरह से हम फंगस के सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का अगला पार्ट आपके सामने है सिम्बियोटिक, यानी किसी के साथ सहजीवन करना, सहजीवी, म्यूचुअल रिलेशनशिप पे होगा और दोनों इंटरेक्टिंग पार्टनर का फायदा होता है। यदि ये हायर प्लांट के साथ हो तो उसको माइकोराइजा, और एल्गी के साथ हो तो लाइकेन कहते हैं। ये याद रखना है। जो फंगल पार्टनर होता है एल्गी का, वह मुख्यतः एस्कोमाइसीट्स या बेसिडियोमाइसीट्स होता है और उसका काम है भोजन और पानी उपलब्ध कराना। जबकि एल्गल पार्टनर जो लाइकेन का होता है, मोस्टली ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया है, और वह बनाना काम है किसका, फूड और फोटोसिंथेसिस का काम करना। माइकोराइजल एसोसिएशन क्या है? यह एसोसिएशन बिटवीन सॉइल फंजाई एंड रूट्स ऑफ प्लांट स्पीसीज, ठीक है। और इसमें से जो माइकोराइजा है उसका काम है एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना, फास्फोरस और नाइट्रोजन को, ठीक। द टू मोस्ट कॉमन माइकोराइजा का उदाहरण है, एक तो बाहर की तरफ हो तो बोलेंगे इक्टोमाइकोराइजा, अंदर की तरफ हो तो बोलेंगे इंडोमाइकोराइजा। इंडोमाइकोराइजा को आर्बिस्कुलर माइकोराइजा भी कहते हैं। इक्टोमाइकोराइजा में फंजाई डू नॉट पेनिट्रेट द सेल वॉल, जब बाहर होगी तो सेल वॉल को पेनिट्रेट नहीं करेगी, ऑफ प्लांट रूट सेल, वाइल आर्बिस्कुलर माइकोराइजा में फंजाई पेनिट्रेट द सेल वॉल। तो इस तरह से सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए। आज की क्लास में आप लोगों को कोई पूछना है तो हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू फंगस जो आज मैंने आप